हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मियोसिस की मेटाफेज फर्स्ट। मियोसिस का प्रोफेज फर्स्ट हमने पिछले लेक्चर में बात किया था। इसमें आपकी 5 उपअवस्थाएं थी: लेप्टोप्टीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस के बाद हम पढ़ेंगे मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट में हम इसके साथ साथ एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट, इसके बाद मियोसिस फर्स्ट आपकी कंप्लीट होगी, क्योंकि आपको पता है मियोसिस में 2 बार आपका होता है अणुसूत्री विभाजन, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। ठीक है, बात करते हैं किस पे? मेटाफेज फर्स्ट। इसे बोलते हैं आपका मध्यावस्था। तो फर्स्ट है तो कह सकते हैं प्रथम मध्यावस्था। प्रथम मध्यावस्था प्रथम मध्यावस्था ये आपका प्रोटोफेज फर्स्ट हुआ। अब तक हमने देखा कि प्रोफेज फर्स्ट में लेप्टोप्टीन जाइगोटीन में आपकी क्रॉसिंग ओवर डायकाइनेसिस, क्रॉसिंग ओवर क्लाज्मेटा का फॉर्मेशन हो चुका था, जो कि आपका मियोसिस का मेन आपका पोर्शन था। ठीक है, अब प्रोफेज के लास्ट तक आते आते आपकी जो क्रोमोसोम्स है, गुणसूत्र थे, वो क्या संघनित होने लगे थे, एक दूसरे के ऊपर लेपटने लगे थे। ठीक, सारी प्रोसेस होती अब केंद्रिका और केंद्रक कला ये सब आपके निष्ठ हो गए थे। बचा क्या? अब क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आपका पूरा साइटोप्लाज्म में क्या फैला हुआ है, कोशिका द्रव्य में फैला हुआ है। तो इस फेज में होता क्या है, आपकी तर्क तंत्र जिसे स्पेंडल फाइबर भी कहते हैं, स्पेंडल फाइबर बनने लगते हैं। स्पेंडल फाइबर आपके तैयार होने लगते हैं, पहला पॉइंट। सेकेंड, इसके साथ साथ आपके गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र इक्वेटर प्लेट, जैसे आपने माइटोसिस पढ़ा था, इक्वेटर प्लेट मतलब मध्य बिंदु पर इकट्ठा होने लगते हैं। जो आपके गुणसूत्र हैं, गुणसूत्र यानी होमोलोगस बोलो ज्यादा अच्छा है। समजात गुणसूत्र, समजात गुणसूत्र, इसको आप गुणसूत्र बांध देना, समजात गुणसूत्र। समजात गुणसूत्र इक्वेटोरियल प्लेट पर या मध्य रेखी या इक्वेटोरियल प्लेट पर इकट्ठा होने लगते हैं, पर एकत्र होने लगते हैं। यानी जितने भी क्रोमोसोम गुणसूत्र थे आपके होमोलोगस एक साथ में इसे, अब तो होमोलोगस ही बन गए, क्योंकि इसमें होमोलोगस की मेन कैरेक्टर है। जो समान प्रकार गुणसूत्र थे वो पास पास में आ गए थे, उसमें क्रॉसिंग ओवर भी हो गई थी, आपने डिप्लोटीन में देखा था। अब वो क्या हुआ कि ऐसे मतलब साइटोप्लाज्म पूरे फैले हुए थे, अब वो आपके इक्वेटोरियल प्लेट पर मध्य रेखा पर एकत्र होने लगे। ठीक है, थर्ड की बात करें तो इसमें क्या होता है, अब जो होमोलोगस क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे इकट्ठा होने लगते हैं, मेटाफेज की मेन कैरेक्टर भी है। तो अब एक सेंट्रोल इधर, एक तारक केंद्र इधर और दूसरा तारक केंद्र दूसरे ध्रुव पर। ठीक, अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, कैसे हैं? समजात समजात गुणसूत्र हैं ये आपके, ये समजात गुणसूत्र हैं। तो ये आपका तारक केंद्र इसके काइनेटोकोर से अटैच होगा, ये तारक केंद्र इसके काइनेटोकोर से अटैच होगा। यानी होमोलोगस क्रोमोसोम के अपोजिट होमोलोगस क्रोमोसोम के अपोजिट आपकी तारक केंद्र कनेक्ट होंगे। तो जैसे ये होमोलोगस क्रोमोसोम है तो एक होमोलोगस पर ये कनेक्ट होगा, दूसरे होमोलोगस पर ये कनेक्ट होगा। तो अब ये जब इनाफिन खींचेंगे तो एक क्रोमोसोम आपका इधर जाएगा, दूसरा क्रोमोसोम नीचे आएगा, एक क्रोमोसोम नीचे आएगा, एक क्रोमोसोम ऊपर जाएगा। तो इसमें क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग नहीं होगी, क्रोमोसोम का सेपरेशन होगा। ध्यान रखना, स्प्लिटिंग आपका माइटोसिस में हुआ था, और यहाँ पर क्रोमोसोम का सेपरेशन यानी क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होंगे। अब खुद ही सोचिए, एक क्रोमोसोम पर इसके काइनेटोकोर से ये कनेक्ट है, दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से ये दूसरा सेंट्रियोल का स्पेंडल, ये क्या है? तारक, ये आपका स्पेंडल फाइबर है, स्पेंडल फाइबर। ये आपका वो रस्सी जिससे इसको बांध के खींचा जाएगा, तर्क तंतु। ठीक,
अब होमोलोगस क्रोमोसोम के एक काइनेटोकोर से इसका तारकेन, दूसरे काइनेटोकोर से इसका तारकेन कनेक्ट होगा, तो एनफ फेज में जाके इसे हम ऐसे खींच दिया जाएगा। तो एक जब दोनों रस्सी खींचेंगी, दोनों रस्सी टाइट होंगी, तो एक इधर चलेगा, एक इधर आएगा। इस प्रकार होमोलोगस क्रोमोसोम को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। तब इसमें हम कह सकते हैं कि आपका जो स्पेंडल फाइबर होता है, तर्कतंतु होमोलोगस या समजात गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़ता है। एक आपका तर्कतंतु जो होगा, एक क्रोमोसोम जुड़ेगा, दूसरा तर्कतंतु दूसरे क्रोमोसोम से जुड़ता है। ये आपका मेटाफेज फर्स्ट खत्म। अब हम स्टार्ट करते हैं एनाफेज फर्स्ट। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट, जो आपका एनाफेज फर्स्ट होगा। एनाफेज फर्स्ट जिसे हम पश्चावस्था भी बोलते हैं। फर्स्ट यानी प्रथम, एनाफेज यानी पश्चावस्था। ये मेटाफेज के बाद आता है। इसमें क्या होता है, गुणसूत्र आपने देखो पिछले लेक्चर में देखा था, सॉरी पिछले फेज में देखा था, मेटाफेज फर्स्ट में गुणसूत्र आपके काइनेटोकोर से कनेक्ट हो गए थे। अब गुणसूत्र जो काइनेटोकोर से कनेक्ट हो गए थे, वो खींचना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, जो आपके गुणसूत्र होंगे एक दूसरे, मतलब कुछ गुणसूत्र एक पोल की तरफ, कुछ गुणसूत्र दूसरे पोल की तरफ आपके जाने लगेंगे। तो हम देखेंगे कुछ इस प्रकार आपके क्रोमोसोम जो होंगे, आपके जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे, ये इसका काइनेटोकोर से ये तारक केंद्र जुड़ता है। स्पेंडल फाइबर जोड़ने का काम कौन करता है, स्पेंडल फाइबर जो की रस्सी है, इस तारक केंद्र से ये आपका होमोलोगस क्रोमोसोम जुड़ता है। इसका जब खींचे जाते हैं, जो रस्सी तनती है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो क्रोमोसोम, आपके जो क्रोमोसोम होते हैं उनका सेपरेशन होता है, ये एक अपने अपोजिट ध्रुव पर जाने लगते हैं। तो इस फिर में पहला पॉइंट ये लिखिए कि जो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम है, समजात गुणसूत्र समजात गुणसूत्र तर्क तंतु के खींचने से, तर्क तंतु के खींचने से विपरीत ध्रुवों पर जाने लगते हैं। अच्छा, ये तो ठीक है, विपरीत ध्रुव जाने लगे, लेकिन आपने देखा था कियाज का फॉर्मेशन भी हुआ था, ठीक है। कियाज का फॉर्मेशन जहाँ क्रॉसिंग ओवर हुआ था, वो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जब आपका डिप्लोइड डायकाइनेसिस में टर्मिनाइजेशन हो रहा था, जब एक दूसरे से अलग हो रहे थे बाहर, ठीक है, तो आपको देखना कि हाल एक जगह वो आपस में जुड़े रह गए थे, दैट इज कियाज जहाँ की मतलब आपके गुणसूत्रों जीन का लेन देन हुआ था, चेंजमेंट हुआ था, वहाँ आपका कियाज का फॉर्मेशन हुआ था। तो आप अलग होंगे, कियाज भी टूट जाएगा। टूटने से क्या होगा, दोनों में आपका जीन का लेवल तो अब बदल गया ही, मतलब इसका कुछ हिस्सा इसमें आया होगा, इसका कुछ हिस्सा इसमें इसका कुछ हिस्सा इसमें आ गया है, दोनों में जीन का चेंज हो गया, लेन देन हो गया है। तो कहते हैं इस नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि कियाज मेटा बनने से जब कमा लगा दो, जब समजात गुणसूत्र अलग हो रहे थे, तब उनके अर्ध गुणसूत्र के बीच विनिमय होने से, विनिमय मतलब क्रॉसिंग ओवर, और अर्धगुणसूत्र आपके जो क्रोमैटिड्स थे, क्रोमोसोम के ये क्रोमैटिड्स, इनके बीच विनिमय हुआ था, क्रॉसिंग ओवर या विनिमय हुआ, या फिर कियाज अलग होने लगे। कियाज बनने से जब समजात गुणसूत्र आपके अलग हो रहे थे, तो उनके अर्धगुणसूत्र के बीच विनिमय हुआ। क्यों? क्योंकि
में गुणसूत्र चेंज, जीन का जो इसका कुछ हिस्सा इसमें तो आ ही गया था, ये अब अलग होने लगे तो टूट गए, तो इसका भाग इसमें फिक्स हो गया, इसका भाग इसमें फिक्स हो गया, कंफर्म हो गया कि इसका हिस्सा टूट के इसमें चला गया है, इसका हिस्सा टूट के इसमें चला गया है, यानी आप क्रॉसिंग ओवर 100% हो चुका है। अब इसकी वजह से, अब इस क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से गुणसूत्र में थोड़ा थोड़ा जीन लेवल पे चेंज आ गया है। हम थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर या विनिमय होने से गुणसूत्रों में कुछ न कुछ परिवर्तन हो गया। जब गुणसूत्र में परिवर्तन हो गया, अगर वो गुणसूत्र जब आपका बच्चा होगा तो उसके अंदर जाएगा, तो जो आपका बच्चा होगा अपनी माता पिता से डिफरेंट होगा, तो उसमें भी कुछ नए कैरेक्टर उभर के आएंगे। नेक्स्ट बात ये है कि ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम साथ साथ में थे, ये सेपरेट हुए, तो आधा हिस्सा इसमें आधा हिस्सा उसमें, तो इसमें अब क्या हुई, गुणसूत्रों की संख्या में कमी हो गई। अब कह सकते हैं गुणसूत्रों के अलगाव या सेपरेशन बोलो, सेपरेशन के कारण, सेपरेशन बोलो या अलगाव के कारण गुणसूत्रों की संख्या में कमी आ जाती है। ठीक, यानी अब जो सेल्स बनेंगे उसमें क्रोमोसोम नंबर 23 ही रहेंगे। पहले जब थे टोटल 46 क्रोमोसोम थे, अब क्रोमोसोम देखो टूटे होते, अगर क्रोमोसोम एक ही सेंट्रोमेर से जुड़े हैं, टूटे होते तो क्या क्रोमैटिड टूट के अलग होते हैं। ठीक, यानी गुणसूत्र संख्या फिर कोई चेंज नहीं होता था, ये क्रोमोसोम ही अलग हो गए, एक क्रोमोसोम इसमें एक क्रोमोसोम इसमें। ठीक है, अगर टूटे हुए थे, जब एक क्रोमोसोम टूटते होते तो क्रोमोसोम की संख्या समान होती, इसमें जो टूट गया इसमें टूट गया, तो उस समय क्रोमोसोम की संख्या कोई चेंज नहीं होता। लेकिन यहाँ पर आपके दो क्रोमोसोम थे, एक इसमें चला गया, इसमें 2n से यन इधर चला गया, यन इधर, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, यानी आपकी फर्स्ट में आपके 46 क्रोमोसोम थे, यानी 2n 46। तो जब मियोसिस फर्स्ट आपका खत्म हुआ तो उस समय आपके दो सेल्स बने, एक में n यानी 23 सेल्स और n 23, यानी एक सेल में 23 क्रोमोसोम, दूसरे सेल में भी 23 क्रोमोसोम ही रहेंगे। अब हम नेक्स्ट फेज, एनाफेज के बाद आपका टेलोफेज आता है, जो कि लास्ट फेज है मियोसिस फर्स्ट का, उसे हम पढ़ते हैं। फोर्थ है आपका टेलोफेज फर्स्ट, यानी प्रथम अंतावस्था। ये अंतिम अवस्था तो है, तो प्रथम अंतावस्था या टेलोफेज। इसमें क्या होता है, इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि इसमें आपका पहला ये रखिए, केंद्रक कला केंद्रिका फिर से बन जाते हैं, यानी जो आपने देखा था प्रोफेज फर्स्ट में, आपके केंद्रक कला केंद्रिका ये सब नष्ट हो चुके थे, वो फिर से बन जाते हैं, रिफॉर्म हो जाते हैं। और सेकेंड पॉइंट की बात करें हम, अब इस समय एक सेल के अंदर, एक कोशिका के अंदर दो केंद्रक होंगे और दोनों में गुणसूत्र की संख्या आधी होगी, आधी। ठीक, मैंने आधी इसलिए कहा क्योंकि देखो ये पार्टिकुलर ह्यूमन का तो है नहीं, आप किसी में भी मियोसिस पढ़ोगे सब में ऐसा होता है,
अगर ह्यूमन होता, ह्यूमन में 23 हो जाता। ऐसे कोई और है, उसमें कोष्ठकों की संख्या आधी होती। तो आप किसी पार्टिकुलर के लिए पढ़ नहीं रहे सेल डिवीजन, ये सबके लिए कॉमन है, तो मैंने इसलिए आपको 23 यहाँ पर नहीं लिखा। अब टेलोफेज फर्स्ट भी खत्म हुआ, इसके बाद जस्ट स्टार्ट होता है साइटोकाइनेसिस। केंद्रक का डिवीजन हो गया। अब केंद्रक के डिवीजन होने के बाद आपको पता है कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। अब आपका स्टार्ट होगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य, ठीक, कोशिका द्रव्य। यानी इसमें क्या होगा, आपके कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, जिससे अंततः एक सेल से, एक कोशिका से दो कोशिका का फॉर्मेशन होगा, दो कोशिका बनेगी, ठीक। और दोनों में गुणसूत्रों की संख्या, फिर से मैं बता रहा हूं, अभी आपको टेलोफेज में बताया, गुणसूत्रों की संख्या अपने मदर सेल से, मातृकोशिका, या आप लिखो मदर सेल या मातृकोशिका की आधी हो जाएगी, ठीक। यहाँ पर आपका कोशिका विभाजन हो गया और फाइनली आपका दो सेल बन के तैयार। इसमें सेकंड पॉइंट आपको लिखना होगा, फर्स्ट पॉइंट। अब कहते हैं कि अगर पादप कोशिका हुआ, पादप कोशिका या प्लांट सेल है, तो कोशिका भित्ति बनने लगती है, कोशिका भित्ति बनने लगती है। लेकिन क्या हुआ, कभी कभी ऐसा देखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी कोशिका भित्ति के बनने से पहले ही मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हो जाता है, यानी आपकी एक सेल के अंदर दो केंद्रक थे। अब कोशिका द्रव्य का विभाजन हुआ, कोशिका द्रव्य का विभाजन होने के बाद जैसे सेल वॉल बनने जा रहा था, उससे पहले उसमें मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हो गई, यानी अब कोशिका द्रव्य आपका ठीक से विभाजित भी नहीं हुआ होगा। यानी दोनों केंद्रक इस समय आपके कोशिका द्रव्य में ही है, तो हम कह सकते हैं दोनों केंद्रक इस समय कोशिका द्रव्य में ही थे। यानी एक सेल के अंदर आपके दो केंद्रक थे, और इसमें ना ही कोशिका द्रव्य आपका ठीक से डिवाइड हो गया, कोशिका द्रव्य का विभाजन ठीक से नहीं हो पाया, से कोशिका भित्ति भी नहीं बनी, उसमें स्टार्ट हो जाता आपका मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हो गया। अब हम पढ़ते हैं मियोसिस सेकेंड। ये सिर्फ प्लांट सेल की बात है, ये जो पॉइंट मैंने ले आया ये पादप कोशिका की बात है, ध्यान रखना। एनिमल्स में ऐसा नहीं होता, एनिमल सेल में कोशिका भित्ति होती ही नहीं है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मियोसिस सेकेंड। अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड, ठीक। इसमें भी आपको चार ही पढ़ने हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। लेकिन प्रोफेज फर्स्ट हमने पढ़ रखा है, तो इसको प्रोफेज सेकेंड बोलेंगे, क्योंकि मियोसिस दूसरी बार हो रहा है। तो एक सिंपल बात ध्यान रखना, मियोसिस सेकेंड जो आपकी होती है,
सेम एज माइटोसिस, खत्म। यानी मियोसिस सेकेंड माइटोसिस की ही तरह होती है। अगर आपने माइटोसिस को ठीक से पढ़ा है तो मियोसिस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मियोसिस सेकंड पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपका माइटोसिस फर्स्ट था, सॉरी माइटोसिस था, वही मियोसिस आपका सेकंड है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता है तो ज़्यादा इसमें हमको पॉइंट भी नहीं, मतलब ध्यान भी नहीं देना होगा। पहला हम बात करते हैं प्रोफेज सेकंड, ठीक है। द्वितीय पूर्वावस्था, ठीक। इसमें क्या होता है, पहला तो आप ध्यान रखिए, आपकी जो क्रोमोसोम होते हैं गुणसूत्र संघनित होने लगते हैं, संघनित यानी कंडेंस होने लगते हैं। सेकेंड पॉइंट, केंद्रक कला यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड केंद्रिका न्यूक्लियोलस आपके नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। यानी जो कोशिका के द्रव्य में है सारे उसमें घुल जाते हैं, समझ नहीं आता कि आपका मतलब केंद्र कला कहाँ है, केंद्रिका कोई दिखाई नहीं देता। अब मियोसिस सेकंड में आपका थर्ड पॉइंट होगा, आपका जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स साफ साफ दिखाई देने लगता है, ठीक। हम स्टार्ट करते हैं, प्रोफेज फर्स्ट सेकंड खत्म, आपका फिर स्टार्ट होता है मेटाफेज सेकंड। इसमें हम देखते हैं सेकंड पॉइंट, मेटाफेज सेकंड द्वितीय मध्यावस्था। पहला पॉइंट, तर्कतंत्र, स्पेंडल फाइबर आपके बन के तैयार होते हैं, फाइबर बन जाते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, तर्कतंत्र तो आपके काइनेटोकोर्स गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़कर आपके गुणसूत्र को खींचते हैं। गुणसूत्र को खींचने से वो आपके मध्य रेखा पर एकत्र हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, तर्कतंत्र गुणसूत्र की काइनेटोकोर से जुड़ता है जो गुणसूत्र को खींचकर मध्य रेखा या इक्वेटोरियल प्लेट पर एकत्र करता है। यानी आपके जो गुणसूत्र होंगे सब के सब मेटाफेज प्लेट पे, यानी इक्वेटोरियल मतलब बीचों बीच और प्लेट पर आपके सब के सब क्रोमोसोम इकट्ठा हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हमारा मेटाफेज सेकेंड भी खत्म। इसके बाद स्टार्ट होता है थर्ड, एनाफेज सेकेंड द्वितीय पश्चावस्था, ठीक। द्वितीय पश्चावस्था में क्या होता है, क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग। आपके जब क्रोमोसोम जो गुणसूत्र होते हैं ये आपके काइनेटोकोर से अटैच होते हैं, तो इसमें क्या होता है, गुणसूत्र खींचने से स्प्लिट कर जाते हैं, टूट जाते हैं, स्प्लिट कर जाते हैं, और वे या गुणसूत्र, वे मतलब गुणसूत्र, और गुणसूत्र लिखूंगा, गुणसूत्र विपरीत
ध्रुवों पर जाने लगते हैं। आपके जो गुणसूत्र होते हैं खींचने से स्प्लिट होते हैं या विभाजित होते हैं। विभाजित विभाजित होते हैं। विभाजित होने के बाद अब ये विपरीत ध्रुवों पर जाने लगते हैं और यहाँ से आपका तो गुणसूत्र के खींचने से विभाजित कर जाते हैं। अब बात करते हैं कि जो गुणसूत्र खींचने से इसको ज़्यादा अच्छा ऐसा लिखा जा सकता था। गुणसूत्र आपके गुणसूत्र बिंदु विभाजित होते हैं यानी जब गुणसूत्र बिंदु खींचते हैं तो गुणसूत्र बिंदु से सेंट्रोमियर से आपके क्रोमैटिड्स जो गुणसूत्र अर्ध गुणसूत्र है ये अलग हो जाते हैं। ये क्रोमोसोम में आपकी अब एक गुणसूत्र बचेंगे यानी आपके क्रोमोसोम ऐसे तो बचे थे तो आपका एक सेंट्रोमियर ठीक है एक सेल मान लो तो एक सेंट्रोमियर आपका इस काइनेटोकोर से दूसरा काइनेटोकोर इस काइनेटोकोर से अटैच हुआ तो ये खींचेंगे। खींचने के बाद अब क्या हुआ अब कुछ गुणसूत्र ऐसे बचे ठीक इस प्रकार से सेंट्रोमियर इसे खींचेगा ये सेंट्रोमियर इसे खींचेगा। एक सेल की बात करें इसे सब गुणसूत्रों के साथ हुआ होगा और आपको पता है कि जब गुणसूत्र बिंदु आपके जाने लगते हैं तो हेड आपका जो होता है सेंट्रोमियर भाग वो एज करता है मतलब लीडिंग करता है आपका जो टेल्स होते हैं ओके वो आपके पीछे की तरफ होती है। इसे आपने माइटोसिस में देखा था कि आपके जो सेंट्रोमियर होते हैं ये लीड करते हैं आपके टेल होते हैं ये पीछे की तरफ होते हैं। इनफियर सेकेंड के बाद हम स्टार्ट करते हैं आपका थर्ड लास्ट स्टेज होगा टेलोफेज। टेलोफेज सेकेंड द्वितीय अंता अवस्था तो इसमें होता क्या है आपके जो गुणसूत्र होते हैं गुणसूत्र आपके ध्रुवों पर इकट्ठा होने लगते हैं ध्रुवों पर एकत्र हो जाते हैं और दूसरा जब गुणसूत्र आपके ध्रुव पे एकत्र हो जाते हैं तो गुणसूत्र के चारों तरफ केंद्रक कला केंद्रिका फिर से बन जाते हैं। अब अगेन सेकेंड बार साइटोकाइनेसिस होगी। अब जो मियोसिस सेकेंड में हमने पढ़ा प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज सेकेंड वाला ये क्या था कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ। अब फिर से कोशिका का डिवीजन होगा यानी कोशिका द्रव्य का विभाजन। साइटोकाइनेसिस क्या होता है कोशिका द्रव्य विभाजन। अब इसमें पॉइंट के जो आपके केंद्रक होते हैं केंद्रक अलग हो जाते हैं केंद्रक तो अलग होते हैं साथ में कोशिका द्रव्य भी विभाजित हो जाता है यानी अब एक केंद्रक एक सेल के अंदर होगा तो उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य बन गया होगा। यानी अब फाइनली 4 संतति कोशिका बने होंगे कोशिका बन चुके हैं या 4 संतति कोशिका बन चुके हैं। यदि अब इसके पढ़िए यदि प्लांट सेल है अगर प्लांट सेल है तो सेल के चारों तरफ कोशिका भित्ति भी बन जाएगी। कोशिका भित्ति
भी बन जाएगी। ठीक, ये आपका पूरा खत्म होता हुआ मियोसिस। आपकी एक सेल से 4 सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन मैं आपको फिगर से भी थोड़ा समझा दूं, आपके बुक में अच्छा फिगर दिया गया है पूरा स्टेज का। तो हम स्टार्ट करते हैं, फिगर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपकी बुक में फिगर बहुत ही अच्छा दिया गया है। देखो, आपकी प्रोफेज फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट स्टार्ट होता है, जिसका फर्स्ट फेज है रिप्रोडक्टिव। ठीक, इसमें आपके जो क्रोमोसोम थे ये सारे बिखरे हुए पड़े थे, वो आप क्या करते हैं, एक साथ आने की कोशिश कर रहे थे। ठीक, और साथ में क्रोमोसोम का कंडेंसेशन, संघनित होना भी स्टार्ट हो गया था। क्रोमोसोम आपको साफ दिखाई दे रहे हैं। इसमें भी लिखा गया था अगर आपका लो माइक्रोस्कोप, अगर माइक्रोस्कोप आपका बहुत अच्छा नहीं है तो भी आप क्रोमोसोम को आसानी से दे सकेंगे। ठीक है, यह सब स्ट्रक्चर आपको ऐसे थोड़ा लगा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही है सारे स्ट्रक्चर। और जाइगोटोन में का मेन इसका फंक्शन यही था कि होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में साथ में आते हैं, पेयरिंग बना लेते हैं। उसके बाद साइटोप्लाज्मिक कॉम्प्लेक्स आता है, इनकी क्रोमैटिड्स को जोड़ता है। ठीक है, पैकेटिन क्या होता है, पैकेटिन में आपके जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो क्रॉस का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब पास पास आते हैं, क्रॉस का फॉर्मेशन करते हैं। डिप्लोटिन में आपका जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसमें क्रॉसिंग ओवर होती है, जीन का लेन देन होता है। साथ में ये अलग होने लगते हैं डिप्लोटिन में। जब ये अलग होने लगते हैं तो इनमें क्रॉस का फॉर्मेशन होता है, जिसे कियाजमेटा भी कहते हैं। डायकाइनेसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम आपके अलग होने लगते हैं, ये टर्मिनल एंड से अलग होते हैं, जिससे टर्मिनलाइजेशन होता है। इसमें टर्मिनल एंड से अलग होते हैं, टर्मिनेलाइजेशन नाम का इवेंट्स भी इसमें होता है। उसके बाद होता है आपका प्रोफेज खत्म, प्रोफेज फर्स्ट खत्म, मेटाफेज फर्स्ट स्टेज, मेटाफेज फर्स्ट स्टेज आपका स्टार्ट होता है, जिसमें आपने देखा था कि होमोलोगस क्रोमोसोम आपके थे। होमोलोगस क्रोमोसोम ये साथ में, तो होमोलोगस क्रोमोसोम ये आपके पास पास आ जाते हैं। देखो, आपके जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे ये आपके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर थे, कोई यू कोई एल, क्योंकि गुणसूत्र का स्ट्रक्चर कई प्रकार से होते हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने अलग अलग क्रोमोसोम भी दे रखा है आपको। तो मेटाफेज फर्स्ट में आपके क्रोमोसोम आपके मेटाफेज प्लेट पर, इक्वेटोरियल प्लेट पर या मध्य रेखा पर आपके एकत्र हो जाते हैं, और साथ में आपके जो स्पेंडल फाइबर होते हैं वो बन जाते हैं। स्पेंडल फाइबर आपके होमोलोगस क्रोमोसोम के, एक स्पेंडल फाइबर एक काइनेटोको, एक क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से दूसरा स्पेंडल फाइबर या तर्क तंतु दूसरे गुणसूत्र के आपके काइनेटोकोर से जुड़ता है। और ये स्पेंडल फाइबर यहाँ सेंट्रियोल से जुड़ा होता है। ये क्या है आपका सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल से जुड़ता है। और इसके बाद ये स्पिंडल फाइबर इन दोनों को खींचते हैं तो यहाँ पर सेपरेशन होता है। एनाफेज में ग्रुप आपके जो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, एक दूसरे से क्या हो गए, अलग होते हैं। तो आपके यहाँ पर क्रोमोसोम आपको देखने लग रहा है कि अलग होते हैं। अलग होने की खासियत मैंने बताया था, जो आपका सेंट्रोमियर होता है ये आपकी सेंट्रियोल की तरफ होती है, जो टेल होते हैं ये पीछे की तरफ होते हैं। सेंट्रियोल आपका लीड करता है, आगे की तरफ होता है, लीड मतलब आगे की तरफ होना। सारे क्रोमोसोम के साथ ऐसा ही हो रहा होगा। और फाइनली फर्स्ट में आपकी एक सेल के अंदर आपके जो जितने भी एक मतलब एक सेल के अंदर दो केंद्रक का फॉर्मेशन हो जाता है, ये एक सेल के अंदर है, इस प्रोसेस होते हैं। ऐसे ही आपकी दो सेल्स होंगी, तो एक सेल के अंदर क्या हुआ, आपके दो केंद्रक होंगे, एक सेल के अंदर दो केंद्रक। तो आपके जो ये एक पोल होगा, दूसरा पोल होगा, एक पोल की तरफ गुणसूत्र इकट्ठा हो जाएंगे, दूसरे पोल की तरफ गुणसूत्र इकट्ठा हो जाएंगे। फाइनली दो सेल बनेंगे, दो सेल के अंदर दो केंद्रक होंगे अलग अलग, एक केंद्र में गुणसूत्र आपके फैले हुए होंगे। तो प्लांट सेल में ये भी कहा जाता है कि आपका इसके बाद साइटोकाइनेसिस हुआ। साइटोकाइनेसिस, ये साइटोकाइनेसिस के इवेंट से भी तो किस कोशिका बनी। तो साइटोकाइनेसिस में आपका कोशिका द्रव्य का विभाजन हुआ नहीं रहता, तभी आपकी मेयोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाती है। यानी आपका एक केंद्र, एक सेल से फाइनली एक सेल से दो सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, दोनों क्रोमोसोम का नंबर हाफ, यानी यहाँ पर एन हो जाएगा। ठीक, इसके बाद मेयोसिस सेकंड होती है। मेयोसिस सेकंड आपका स्टार्ट होता है प्रोफेज सेकंड, यानी इसमें प्रोफेज सेकंड इन्होंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। ये साइटोकाइनेसिस दो सेल्स बने, इसी में प्रोफेज सेकंड आपका स्टार्ट भी कर दिया। क्योंकि आपने देखा था प्लांट सेल में कभी कभी ऐसा होता है कि कोशिका द्रव्य विभाजित नहीं हुआ रहा था, तभी उसमें आपका मेयोसिस सेकंड स्टार्ट होता है। प्रोफेज सेकंड में आपको क्या था, गुणसूत्र फिर से आपके प्रोफेज सेकंड आपका माइटोसिस की तरह ही होता है, तो उसमें गुणसूत्र आपके संघनित होने लगते हैं, मतलब दिखाई देने लगते हैं साफ साफ। इसके साथ साथ आपकी केंद्रक कला नष्ट होती है, केंद्रक कला आपको दिखाई नहीं दे रही, केंद्रिका भी नष्ट होती है, वो भी आपको दिखाई नहीं दे रही है। यानी तो अल्टीमेटली हम बात करें तो जितना भी क्रोमोसोम होंगे पूरे कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए होंगे, तो यही चीज दिख रहा है। और सेकंड में फिर से
क्रोमोसोम को खींचकर उनके मेटाफेज सेकंड है, क्रोमोसोम को खींचकर उनके मेटाफेज प्लेट पर लाया जाता है। देखो अब तक हम स्ट्रक्चर जो पढ़ रहे थे वो मेटाफेज प्लेट यहाँ पर होता था, लेकिन अब इन्होंने दो अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाने हैं, तो इन्होंने मेटाफेज प्लेट को ऐसे मान रखा है। अब का मेटाफेज प्लेट ऐसा होगा, इसमें मेटाफेज प्लेट ऐसा होगा, ठीक। और अब तक हमने क्या पढ़ रहे थे, ऐसा मेटाफेज प्लेट आपका ऐसा होता था। ये देखो मेटाफिज प्लेट ऐसे आपको डिफाइन किया गया यहाँ पर, लेकिन अब दो अलग अलग सेल दिखाने हैं तो उन्होंने मेटाफिज प्लेट को ऐसा दिखाया। और यहाँ पर क्या सेंट्रियोल होंगे, सेंट्रियोल इनको पकड़ के खींच रहे होंगे, सेंट्रियोल के खींचने से अब होमोलोगस क्रोमोसोम तो अलग हो गए थे, अब ये सिंगल क्रोमोसोम, अब सिंगल क्रोमोसोम इसमें स्प्लिटिंग होगी, ये देखो इनफिज प्लेट में स्प्लिट होंगे। अब एक क्रोमोसोम में सिर्फ एक क्रोमैटिड्स बचे, यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम दो क्रोमैटिड्स बचे थे, अब एक होमोलोगस क्रोमोसोम में एक ही क्रोमैटिड बचेंगे, ठीक है। अभी जो क्रोमोसोम में एक ही क्रोमैटिड बचे, अब फिर से ये एनाफेज प्लेट में आपकी स्प्लिटिंग होती है, ध्यान रखना। मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज में इकलौता है जहां क्रोमोसोम की सेपरेशन होता है, ऐसा ध्यान रखना। जब क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम दो क्रोमोसोम होंगे तो उन्हें तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दो लोग होंगे उन्हें तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें खींच लोगे तो भी वो अलग हो जाएंगे। अगर कोई चीज अकेला है, ये उसे बांटना है तो उसे तोड़ना पड़ेगा, लेकिन जब दो चीजें हैं तो उसे तोड़ने की जरूरत नहीं होती, उसे आप खींच लो आराम से, दोनों अलग हो जाएंगे। यहाँ पर क्रोमोसोम अब सिंगल है, उसको तोड़ना है तो स्प्लिटिंग होगी, अब एक क्रोमोसोम के अंदर आपके एक ही क्रोमैटिड होंगे। और यहाँ फाइनली आपके इनाफेज सेकंड में क्रोमोसोम आपके दोनों अलग अलग पोल पर चले गए, और टेलोफेज सेकंड में आप देखेंगे ये आपके जो क्रोमोसोम होंगे, इसमें आपको क्लियर दिखा नहीं गया, डायरेक्ट आपको चार सेल बना के दिखा दी गई हैं। तो इनाफेज सेकंड में जब स्टार्ट होता है उसमें आपके क्रोमोसोम जो होते हैं इनाफेज प्लेट पे इकट्ठा होने लगते हैं, तो ये एक सेल से दो सेल्स, इस सेल से एक सेल से दो सेल, यानी इस एक सेल में एक पोल इधर होगा दूसरा पोल इधर होगा, एक पोल पे क्रोमोसोम इकट्ठा होंगे, इधर एक पोल पे क्रोमोसोम इकट्ठा होंगे, ऐसे इसमें भी एक पोल पे क्रोमोसोम इकट्ठा होंगे, दूसरे पोल पे क्रोमोसोम इकट्ठा होंगे। तो फाइनली एक सेल से चार सेल का फॉर्मेशन हुआ, चारों की पोलैरिटी एन होगी, यानी अब पूरा पूरा हम बात करें आपके पास एक सेल से पूरी मियोसिस में आपके चार सेल्स बने, चारों की पोलैरिटी हाफ हो गई। पहले आपकी एन थे तो 2n होते, पहले अगर ह्यूमन की बात करें तो गुणसूत्रों की संख्या 46 थी, यहाँ पर क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या आगे 23 हो गए। पूरा पूरा हमको लगता है आप फिगर से भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये आपका मियोसिस पूरा का पूरा खत्म होता होगा। इस चैप्टर में आपको दो ही चीज बनाती है, समसूत्री अर्धसूत्री। समसूत्री विभाजन के बारे में पूरा बताना था, अर्धसूत्री विभाजन के बारे में पूरा बताना था, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए उजेंसिस फीमेल मैंने उजेंसिस पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि अगर मैं इस चैप्टर को नहीं पढ़ाता हूँ तो बच्चों को शायद समझ में नहीं आए। अगर उन्होंने ठीक से पढ़ा होगा तो ठीक अच्छी बात है, शायद ऐसा हो कि बच्चे ना पढ़े हों तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसलिए मैंने इस चैप्टर को पहले कवर करने की कोशिश की, यानी अब आप माइटोसिस मियोसिस का कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए। इसमें मैंने देखा आपके चैप्टर में रेप्लिकेशन दिया है, रेप्लिकेशन देखो इससे पहले समझो ना, रेप्लिकेशन डुप्लीकेशन, डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है ये सब आप जेनेटिक्स में मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में पढ़ने वाले हैं, तो इसमें आपको दे दिया है फर्जी का, क्योंकि जब चीजें आपको बाद में पढ़नी है तो दो बार काहे को दे रहे हो, एक ही बार दो ना। तो आपको 12th में पढ़ना ही है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में रेप्लिकेशन, ठीक है। इसका साथ साथ मैंने देखा कि इसमें आपका 11th एनसीईआरटी जो आपकी साइकिल से डिवीजन कोशिका विभाजन का चैप्टर है, इसमें आपका टाइप्स ऑफ मियोसिस दिया है। देखो टाइप्स ऑफ मियोसिस से आपको मतलब ही नहीं है, क्योंकि टाइप्स ऑफ मियोसिस हमने प्लांट किंगडम में पढ़ रखा है। प्लांट किंगडम में टाइप्स ऑफ मियोसिस होता है, ठीक है, हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डेप्लॉन्टिक, उसमें दिखाया जाता है टाइप्स ऑफ आपका मियोसिस, ठीक। अब इसमें आपकी एक चीज आपको जाननी होगी कि मियोसिस आपका कहाँ होता है, माइटोसिस कहाँ होगा। मैं आपको सिर्फ मतलब वो चीज़ बताऊंगा जो आपके लिए जरूरी है 12th के लिए, क्योंकि 12th में तो आपका 11th पूछा जाने वाला नहीं है, तो आप उतना ही पढ़ो जो आपको इम्पोर्टेंट है। तो हम बात करते हैं माइटोसिस और मियोसिस की जरूरत कहाँ पड़ती है। तो एक बात है रखना, जो आपकी मियोसिस होती है, मियोसिस सिर्फ आपका एक जगह होता है। मियोसिस का यूज सिर्फ और सिर्फ युग्मक के निर्माण में, यानी गैमेटोजेनेसिस। मियोसिस का यूज सिर्फ और सिर्फ गैमेटोजेनेसिस
गैमेट के बनाने में होता है, इसके अलावा इसका यूज कहीं नहीं। माइटोसिस, माइटोसिस यह सभी जगह होता है, सभी जगह होता है एक्सेप्ट गैमेटोजेनेसिस। गैमेट का निर्माण में इसका यूज नहीं होता है। बट अगर आपके यूनिसेक्सुअल, मतलब ऐसा समझो, अगर हेप्लॉइड हेप्लॉइड आपका जीव होगा होगा तो उसमें 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 युग्मक बनाने के लिए माइटोसिस होगा। कह रहा है कि अगर आपका जो माइटोसिस होता है, ये आपका सब जगह होता है। बॉडी में कहीं की सेल्स आपकी डैमेज हो गई तो वहाँ माइटोसिस होगी। आपका सेल आपकी बॉडी का भी मतलब नया नया बच्चा भी बना है तो उसमें लगातार माइटोसिस होगी, ताकि लगातार उसका सेल काउंट बढ़े, वो धीरे धीरे ग्रोथ करेगा। ग्रोथ हो, मैचुरेशन हो, कुछ भी हो, आपका हर जगह माइटोसिस होगा। लेकिन आपका जहाँ गैमेट बनने वाले होंगे तो वहाँ आपके गैमेटोजेनेसिस होंगे। गैमेटोजेनेसिस सॉरी, जहाँ आपके गैमेट बने गैमेटोजेनेसिस होगा, वहाँ आपका मियोसिस होगा। कुछ ऐसे एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में बात करें, ये माइटोसिस आपका एक्सेप्शन ही तो है। ये हैप्लॉइड अगर जीव होगा, हैप्लॉइड जीव होगा मतलब उसमें गुणसूत्रों की संख्या पहले ही आधी हो। जैसे मोनेरा बैक्टीरिया होंगे, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या होगा, उनकी युग्मक बनने के लिए भाई माइटोसिस की जरूरत पड़ती है। वहां अगर मियोसिस कर दिए तो यन का भी ये हाफ हो जाएगा, n/2। भाई ये तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका माइटोसिस होता है युग्मक निर्माण में, तो अब दिक्कत ये भी आने लगी। ठीक, अब जो मियोसिस होता है ये जगह और होता है, एक्सेप्शन में है ये। ठीक, एक्सेप्शन कहाँ होता है, अगर अगर आपका हैप्लॉइड जीव होगा, जीव होगा होगा तो उसके जायगोट में मियोसिस होता है, जिसे हम जायगोटिक मियोसिस भी कहते हैं। एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, आपका एल्गी हो गया, एल्गी में क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में क्या होता है, ये एल्गी है, ये आपका हेप्लॉइड होता है। ठीक है, हेप्लॉइड हुआ तो मान ले मैंने ये एक एल्गी हो गई, ये सेकेंड एल्गी, इसमें एन। अब जब गैमेट बनाने हैं, ये क्या है, मदर हो गए, मान लिया मैंने मदर सेल हो गए। ठीक, ये आपका मदर सेल में, ये आपका मान लिया मैंने फीमेल, ये आपका कैसा हो गया, मेल। दोनों की हेप्लॉइड है। जब ये आपके युग्मित होंगे, गैमेट बनाएंगे, तो गैमेटोजेनेसिस हुई। जबकि गैमेट बनेंगे, गैमेटोजेनेसिस होगा, ठीक है। तो आपका इसमें होगा माइटोसिस, इसमें भी आपका होगा माइटोसिस। ठीक, दोनों में होगा माइटोसिस। अब आपके गैमेट्स बने, गैमेट बन के तैयार, गुणसूत्र इसमें अभी इसमें भी याद है। अब आपस में फ्यूज होंगे तो एन कितना हो गया, जो बनेगी सिर्फ आपका 2n होगा। ये आपका जायगोट बना। अब देखो, इनकी जो जायगोट बनी, इससे जो बच्चा होगा ये 2n होगा, जबकि इनमें जो क्लेमाइडोमोनास होते हैं वो n ही होंगे। क्लेमाइडोमोनास का जो आपका मेन आपका मेच्योर होने के बाद उसमें n ही होना है। अगर ये 2n रहा तो पूरी बॉडी 2n बन जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसके जायगोट में मियोसिस होता है, ताकि इसका जो आगे बच्चा बने वो आपका हेप्लॉइड ही रह जाए, डिप्लॉइड ना होने पाए। तो यहाँ पर आपका मियोसिस होता है। तो ये एक्सेप्शन मैंने आपको डिटेल में बता दिया। तो यहाँ से चैप्टर मैंने खत्म किया, मतलब इन चैप्टर को आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है। आपके लिए बस दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट थी, माइटोसिस और मियोसिस। मियोसिस कहाँ होता है, माइटोसिस कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया, इस चैप्टर में कवर किया। और वापस हम फिर अपने चैप्टर में चलते हैं, oogenesis। फीमेल में हम oogenesis पढ़ रहे थे, ओवम का निर्माण, तो उसमें हम चलते हैं, उसमें हम बात करते हैं। अच्छा, इसके साथ मैं आपको नोट्स देना चाहता हूँ कि ये जो नोट्स है
आपने इसको पढ़ रखा, ठीक है। ये नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकोगे। आप ऑनलाइन वीडियो देखो, ऑनलाइन वीडियो आपने देखा, आपको हमारा नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको मेरा लिंक दिया होगा, इस नोट्स का लिंक, आप उसको क्लिक कीजिए और नोट्स आपको प्रिंट डाउनलोड हो जाएगा, वहां से आप नोट्स पा सकेंगे। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।